कोहेरेंट सोर्सेस। जो लाइट सोर्स है उसके बारे में बात हो रही है। दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, वन इज कोहेरेंट, अदर इज नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? द सोर्सेज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम वन सोर्स। लाइक मैं यहाँ पे एक लाइट जला दूँ, ये वॉल यहाँ पे 2 होल कर दूँ, तो इधर से भी लाइट निकलेगी, इधर से भी लाइट निकलेगी। ये 2 सोर्स हो गए, ये सोर्स कोहेरेंट होते हैं, राइट। कोहेरेंट मीन्स जो इसमें चेंज होगा वही इसमें भी चेंज होगा, ओके। एंड नॉन कोहेरेंट, जैसे ये 2 ट्यूबलाइट, दीज आर कॉल्ड द नॉन कोहेरेंट सोर्स, करेक्ट। तो हम जो पढ़ते हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज की स्टडी करते हैं इसमें, कि कोहेरेंट सोर्सेज हों तो क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज emitting waves of same frequency and same wavelength with constant phase difference. With constant phase difference may be 0, चाहे कितना भी हो बट वो कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, करेक्ट। Why 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट? 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, इसके लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि लाइट निकलती क्यों है, लाइट आती क्यों है, यानी कोई भी सोर्स लाइट एमिट करता क्यों है। ठीक है, अब ये चेयर तो लाइट एमिट नहीं कर रही, वाई देयर आर डिफाइंड सोर्स विच आर एमिटिंग द लाइट। ठीक है, तो उसके लिए हमको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। यह एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, के एल एम एन ओ, सुना है? के एल एम एन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। जब हम इनमें ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम एनर्जी देते हैं तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कौन सी स्टेट बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, राइट। लाइक इस ट्यूबलाइट में हम एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चले गए। अब उसके बाद दे कैन नॉट स्टे इन एक्साइटेड पोजिशन फॉर ए लॉन्ग, दे हैव टू कम बैक टू ग्राउंड स्टेट इवेंचुअली। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रुकते नहीं हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, अगर किसी डिफाइंड ऑर्बिट पे नहीं पहुंचे तो इंस्टेंटली वापस आ जाएंगे, और किसी डिफाइंड ऑर्बिट पे पहुंचे तो विद सम डिले, अ नेग्लिजिबल डिले, दे विल कम बैक। सो व्हेन दे कम बैक दे कैन कम एज देयर विश। वन कैन चूज, पहले मैं ऐसे जाऊंगा फिर मैं ऐसे जाऊंगा। वन कैन चूज, पहले फिर मैं सीधे ऐसे जाऊंगा। इफ वी हैव मूव्ड इट टू द थर्ड फोर्थ लेवल तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं आने जाने के लिए, नीचे आने के लिए। एवरी पाथ इज एन एनर्जी। जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। दैट एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो विजिबल लाइट की रेंज में आता है। ठीक है, जब एक ट्यूबलाइट से लाइट एमिट हो रही होती है तो उससे सिर्फ लाइट नहीं आती, उससे बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जिनमें कुछ विजिबल लाइट की जोन में आती हैं,
कुछ इंफ्रारेड जोन में आती है। इंफ्रारेड कौन से होते हैं? जो हीट वेव्स होती हैं, इसीलिए जितने भी लाइट एमिटिंग सोर्स हैं वो गर्म भी होते हैं, ठीक है। एंड अल्ट्रा वायलेट भी आती है। अल्ट्रा वायलेट हमारे लिए हार्मफुल है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम अंदर एक कोटिंग्स करते हैं सो दैट अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। तो हमें जो पता चलता है वो तो विजिबल लाइट, बट अदरवाइज बहुत सारी आ रही होती है। तो एवरी पाथ मीन्स वन वेवलेंथ, 3 डिफरेंट वेवलेंथ साइड, ठीक है। ये तो हो गया लाइट कैसे आती है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर वहाँ से वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। दैट एनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव और इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। अब मान लेते हैं वो लाइट की फॉर्म में है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन कब नीचे आएगा वो उसको भी नहीं पता, हमें तो क्या पता, ठीक है। तो इफ देयर इज ए कंटिन्यूअस टाइम गैप तो फेज विल रिमेन सेम। अच्छा, फेज क्या होता है पहले ये पता है? देखो 11th क्लास में ऑसिलेशन में पढ़ा था, वेव्स में पढ़ा था, 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा। जब हम बोलते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये फेज होता है। तो ये फेज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। तो अगर टाइम गैप कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के नीचे आने का तो फेज कांस्टेंट रहेगा, बट अगर टाइम गैप कांस्टेंट नहीं है तो फेज चेंज हो जाएगा। अब दो डिफरेंट सोर्स में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट हो रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट थोड़ी है। तो इसका फेज का भी कुछ होगा, इसका फेज का भी कुछ होगा, तो फेज चेंज होते रहेंगे, तो फेज डिफरेंस भी चेंज होता रहेगा। बट अगर हम एक ही सोर्स को दो पार्ट में यूज कर रहे हैं तो फेज तो फिर भी चेंज होगा, लेकिन जितना इसका चेंज होगा उतना ही इसका भी चेंज होगा, बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम वन सोर्स, एक ही सोर्स से। तो इसलिए इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट मीन्स बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, कोहेरेंट नहीं हो सकते। दे कैन गिव द लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, दे कैन गिव द लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ, बट व्हाट कैन नॉट बी देयर इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। वो नहीं हो सकता। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें ऐसा ना हो? होती है, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं। व्हाट इज दैट? यू वुड हैव हर्ड अबाउट लेजर, सुने? व्हाट इज लेजर एंड हाउ इट वर्क? लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर में हम क्या करते हैं? हम इन इलेक्ट्रॉन का नीचे आना कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल्ड होता है। हम इनको और एनर्जी देते हैं और हम इनको एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचाते हैं जहां पे ऑर्बिट नहीं है, और जैसे ही वहां पहुंचेंगे वहां से एकदम ये नीचे आएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है दैट इज कंट्रोल्ड, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी हम स्टिमुलेट कर रहे हैं एमिशन को, ठीक है। तो अगर दो डिफरेंट लेजर्स हैं, इंडिपेंडेंट लेजर्स, उनके फेज हम लॉक कर दें। फेज लॉक कैसे करते हैं? लाइक वो टाइम गैप फिक्स कर दें, टाइम गैप कांस्टेंट कर दें, तो देन दे विल बिकम कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। ओनली कोहेरेंट सोर्स अवेलेबल आर फेज लॉक्ड लेजर्स, ठीक है। अदरवाइज कोई इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकता, तो उतना हम पढ़ते नहीं है। तो फॉर अस नो टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन बी कोहेरेंट, राइट। कहानी समझ में आई? गुड। सर कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज का अपना फेज नोट कर दे तो वो भी हो जाएगी? नहीं, उसके लिए हमको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, और वो फिर वही लेजर टेक्नोलॉजी हो गई ना। लाइक ये सोर्सेज के तो हम फेज लॉक नहीं कर सकते ना। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट
coherent sources are produced by division of wavefront. नहीं, एक सोर्स, उसके सामने वॉल, वॉल में 2 होल, वो दोनों होल कोहेरेंट सोर्स हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट का एक छोटा पार्ट इसके थ्रू जाएगा और एक छोटा पार्ट इसके थ्रू जाएगा। राइट, ये तो मैंने रे बनाई, रेज। समझ गए कोहेरेंट सोर्स? नाउ path difference and phase difference. Path difference and phase difference. When two wave from two sources meet at a point, ये एक सोर्स S1, ये एक सोर्स S2, ये इनका मीटिंग पॉइंट। दो सोर्स, वो उनका मीटिंग पॉइंट। The difference in distance from source to meeting point is called path difference. इसको हम यूजुअली डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। एंड डिफरेंस ऑफ फेज ऑफ superposing waves is called phase difference. फेज डिफरेंस को हम फाई से डिनोट करते हैं। राइट, दो सोर्स से लाइट निकली, एक पॉइंट पे मिली, उसको हम बोलते हैं पॉइंट मीटिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन। एंड जो दो वेव मिल रहे हैं उनको सुपरपोजिंग वेव्स बोलते हैं।
तो सोर्स से लेके उस पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उन दोनों डिस्टेंस के डिफरेंस को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और जो मीटिंग पॉइंट पे दोनों वेव का फेज होगा उनके फेज के डिफरेंस को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा x इज इक्वल टू S2p माइनस S1p। ठीक है, if S1 and S2 are in same phase, ठीक है, यानी उनका फेज डिफरेंस 0 है। वो कब होगा? when both are derived from the same source। ठीक है, if S1 and S2 are in same phase, then phase difference at P phi is equal to 2 pi by lambda delta x. Lambda is wavelength. This is the relation between phase difference and path difference. Correct? 2 pi by lambda delta x, and the phase we get in radian. Right? Always remember, physics में कहीं पे भी phase वो होता है ना angle. If it is without trigonometric function, then it is always in radian. Right? So this is the relation between phase and path difference. Correct? कैसे होता है ये? सोचो, वेवलेंथ 1 मीटर है, एक तो तुम लोग बचपन में नहीं पढ़े हो ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। इसको 1 मीटर बोलते हैं, है ना? इतना क्लियर है? इसको कितना बोलेंगे? लैम्डा बाई 2। इसको कितना बोलेंगे? लैम्डा बाई 4। एंगल में ये कितना एंगल होगा? 0। ये पाई बाई 2, पाई एंड 2 पाई। ठीक है, लैम्डा डिस्टेंस चलने में फेस कितना चेंज हो जाता है? 0 से 2 पाई। लैम्डा डिस्टेंस चली वेव तो फेस कितना चेंज हो गया? 0 से 2 पाई। तो लैम्डा पाथ लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई फेज डिफरेंस। ठीक है, राइट? लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई। ठीक है, तो यूनिट डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई बाई लैम्डा, एंड डेल्टा एक्स डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। इतने फेज के बराबर होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से। ओके, तो लैम्डा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू पाई, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल इन टू पाई बाई 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब मान लो ये एक सोर्स है, इससे लाइट ने 3.25 मीटर ट्रेवल किया, और इस दूसरे सोर्स से लाइट ने 4.5 मीटर ट्रेवल किया। तो कितना बार डिफरेंस हो गया? 4.5 माइनस 3.25।
तो पाथ डिफरेंस इज 4.5 minus 3.25, that is 1.25, and 1.25 is 5 lambda by 4. 1 meter is lambda and 0.25 meter is lambda by 4. तो 5 lambda by 4 में यानी lambda plus lambda by 4, तो फेज कितना हो गया यहाँ पे this much, 2 pi plus pi by 2 कितना हो गया 5 pi by 2. तो फेज डिफरेंस बिकम 5 pi by 2. ठीक है, ये इतना मगजमारी कर क्यों रहे हैं? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, बिकॉज सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है. कैसे? सोचो एक सोर्स से लाइट आई दिस वे, अब दूसरे सोर्स से जो लाइट आई उसका फेज डिफरेंस पाई है. फेज डिफरेंस पाई होने का मतलब या तो वो इससे पाई आगे होगा, लैम्डा बाई 2 आगे होगा, या लैम्डा बाई 2 पीछे से शुरू होगा. ठीक है, तो आगे लो या पीछे लो डजेंट मैटर, चलो यहां से ले लेते हैं. तो इट विल बी लाइक दिस. इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? पाई. दोनों का फेज डिफरेंस पाई है. अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. अपोजिट होने का मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो इट इज समथिंग लाइक दैट, एक सोर्स है, लाइट आ रही है, दूसरा सोर्स ऑन किया, लाइट गायब हो गई. सोचोगे ऐसे कैसे हो गया? हो जाता है. ठीक है, कब होता है? कोहेरेंट सोर्स होते हैं. अब तुम्हारे घर में थोड़ी होगा ऐसा. ओके, हाँ, साउंड में बता सकता हूँ, तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा. साउंड में हम बड़े इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं क्योंकि दो स्पीकर्स होते हैं, दोनों एक ही सोर्स से डिराइव्ड होते हैं, तो वो कोहेरेंट सोर्स होते हैं. ठीक है, सो साउंड में यू कैन ऑब्जर्व, कभी टीवी देख रहे हो एंड यू आर सिटिंग एट ए पोजिशन, तुम्हें साउंड प्रॉपर नहीं आ रही, यू कीप इंक्रीजिंग द साउंड बट फिर भी साउंड नहीं बढ़ रही है, और इतनी देर में बाहर से आवाज़ आती है, आवाज़ कम कर दे, तुमको तो आवाज़ आ नहीं रही है. ठीक है, एवर हैपन विद यू? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है. ठीक है, कि कहीं दूसरी जगह बहुत लाउड साउंड आ रही है और हमें नहीं आ रही है. सो दैट इज व्हाट, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब एक वेव ने दूसरी वेव को कैंसल आउट कर दिया. ठीक है, फॉर द कंप्लीट कैंसल आउट दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होनी चाहिए. अगर कंप्लीट इक्वल होगी दोनों की इंटेंसिटी तो कंप्लीट कैंसल आउट हो जाएगा, यानी साउंड सुनाई ही नहीं देगी. ठीक है, जो थिएटर्स या ऑडिटोरियम्स बनाए जाते हैं वो इस चीज़ का ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि जब वेव्स सब तरफ से सुपरपोज करे तो वो सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव ना हो, राइट, कंस्ट्रक्टिव हो. अब कंस्ट्रक्टिव हो तो क्या होगा? मान लो द अनदर वेव विद a phase difference of 0 या 2 pi, तो देन इट विल स्टार्ट ईदर फ्रॉम हियर और पीछे से. तो अगर हम 0 फेज डिफरेंस देखें तो वो इसके ऊपर आएगी. देन व्हाट विल हैपन? ऐड हो जाएगी, तो लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो इट इज समथिंग लाइक दैट, एक लाइट, दूसरी लाइट ऑन किया और लाइट बहुत ज़्यादा हो गई एकदम से. ठीक है, दैट बिकम 4 टाइम्स समथिंग. जो एक थी उसका ट्वाइस नहीं होती, दोनों से 4 टाइम्स हो जाती है. ओके, नहीं, अब अगर फेज डिफरेंस कुछ और है, मान लो सपोज ऐसे कुछ और है, तो थोड़ी ऐड हो जाएगी. ठीक है, राइट. तो बट हम जो बढ़ रहे हैं वो दोनों एक्सट्रीम साइड पढ़े, तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस मीन्स एक लाइट ने दूसरी लाइट को इंटरफेयर किया या एक वेव ने दूसरी वेव को इंटरफेयर किया. तो जो इंटरफेरेंस हुआ दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट. एंड दैट डिपेंड ऑन व्हाट? कंप्लीटली फेज डिफरेंस. और फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ डिफरेंस पे. करेक्ट, समझ में आया ना?
थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, right? When two or more, although हम इसमें सिर्फ टू ही पढ़ने वाले हैं, but principle is applied to all. When two or more wave superpose at a point, then resultant displacement at point of superposition is sum of displacement vector sum था लेना, is vector sum of displacement by individual wave. That is y is equal to y1 plus y2 plus and so on. ठीक है? Now, superposition of coherent sources. ठीक है, दो कोहेरेंट सोर्स है, उनसे जब लाइट सुपरपोज करती है तो क्या होता है? लेट सुपरपोजिंग वेव्स at point of superposition are y1 is equal to a cos omega t and y2 is equal to a cos omega t plus phi. ठीक है, you can write it in the form of sine also, that doesn't matter. ठीक है, where phi is फेज डिफरेंस, एक का फेज ओमेगा टी है और दूसरे का फेज फाई है. देन y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा ना, एंड y इज इक्वल टू ए कॉमन
cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस फाइव, राइट। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला टू ए cos 5/2 cos ओमेगा t प्लस 5/2, ठीक है। क्या किया, मेडिकल वालों के सिर के ऊपर की बात है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, वो लगाया, और जो मेडिकल वालों को नहीं आता होता तो ये रटना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। उससे अच्छा है ये इसको ये याद कर लो। वैसे ये पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में, ये हमको आगे का समझने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। इससे हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं, कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पे सिर्फ कंडीशन पूछते हैं, फॉर्मूले पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बट वो सब डिराइव इससे होती है, तो इसलिए हमको चाहिए होता है, ठीक है, राइट। दिस शोज दैट amplitude of resultant wave E is equal to 2a cos 5/2, क्योंकि ये पार्ट एम्पलीट्यूड होता है ना, बाकी तो वो फेज वाला पार्ट हो गया। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2a cos 5/2, ठीक है। अब रख के देखो पाई फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस पाई है तो पाई की जगह पाई रखो तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। दैट इज द मैथमेटिकल प्रूफ। फाई की जगह पाई रखेंगे तो cos π/2 इज 0, तो एम्पलीट्यूड 0 हो गया। नहीं, फाई की वैल्यू 2π रखो या 0 रखो, cos 0 इज 1, तो 2a हो गया, डबल हो गया एम्पलीट्यूड, ऐड हो गया, राइट। सो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। नाउ इंटेंसिटी, हमें मतलब है इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to square of amplitude। जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इफ इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स इज I naught, then I naught is proportional to a स्क्वायर। हर एक सोर्स का एम्पलीट्यूड a था तो I naught कितना हो गया, a स्क्वायर। एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी I is proportional to 2a cos 5/2 स्क्वायर। और इन दोनों को डिवाइड कर दो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 4 cos स्क्वायर 5/2 और
I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। यानी जब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। राइट? ओके, तो इससे हमने ये डिराइव किया इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? फेज डिफरेंस पे। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है। करेक्ट? इतना समझ में आ गया? यहां तक कुछ पूछना है? नहीं, हो गया ना सबका? यस सर। इससे हमने ये डिराइव किया, ये याद रखना। इंटरफेरेंस, ये पढ़ने के लिए हमने इतना सब कुछ पढ़ा है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। is the phenomena of redistribution of light energy on superposition from two coherent sources। जब दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट आके मिलती है किसी पॉइंट पे, किसी लोकेशन पे, तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है? एट सम पोजीशन इंटेंसिटी is more than algebraic sum of intensity from two source ठीक है? While at some position it is less than algebraic sum। इंटेंसिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है? राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ I1 and I2 are intensity from sources, then algebraic sum I is equal to I1 plus I2। टोटल इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए, बट कुछ पॉइंट पे उससे ज्यादा हो जाती है और कुछ पॉइंट पे उससे कम हो जाती है। राइट? If I
less than I1 plus I2. It is called destructive interference. If I greater than I1 plus I2, it is called constructive interference. ठीक है? The points where intensity is maximum are called maxima, and the points where intensity is minimum are called minima. ठीक है? If two coherent source give intensity I naught, then resultant intensity I is equal to 4 I naught cos square phi by 2. ये अभी डेराइव किया था हमने. ठीक है? I is equal to 4 I naught cos square phi by 2. I is maximum when cos phi by 2 is equal to plus minus 1. ठीक है? और ये प्लस माइनस 1 कब होता है? n pi 0, 1, 2 and cos 0, 1, cos pi minus 1, cos 2 pi 1, cos 3 pi minus 1. तो n pi is either plus 1 or minus 1. और phi is equal to 2n pi and I maximum is equal to 4 I naught. ठीक है? I is minimum when cos phi by 2 is equal to 0. और phi by 2 is equal to 2n minus 1 pi by 2. n is equal to 1, 2 and so on. 0 कब होता है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2. तो वो क्या होता है? 2n माइनस 1 पाई बाई 2. 2 2 कैंसिल हो गया और phi is equal to 2n minus 1 pi and I minimum is equal to 0.
ठीक है, राइट। यानी जहां पे फेज डिफरेंस ये होगा वहां पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और जहां पे फेज डिफरेंस ये होगा दैट इज, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगी? फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, है ना, टू एन पाई एंड पाथ डिफरेंस। अभी बताया था ना पाथ डिफरेंस का रिलेशन कितना, एन लैम्डा। वो निकालोगे ना, उससे रिलेट करोगे तो एन लैम्डा आएगा। कंडीशन ऑफ मिनिमा, ये हमें चाहिए होती है कंडीशंस ना। फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई एंड पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सो कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फेज डिफरेंस कितना होने से कितनी मिलेगी, वो सब इसमें आ गया, ठीक है। अभी मैं कुछ दिखा रहा हूँ, उसको देखो आराम से, और नोट करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे। एंड देन चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, नेक्स्ट क्लास में खत्म। हाँ क्या चीज? n is an integer. n is integer. n is equal to 0, 1, 2 and so on. इसमें n is equal to 1, 2, 3 and so on. ठीक है, that is experimental form of the interference, that is experiment related to interference, correct? This is called Young's वही है Young's modulus, वो बचपन में पढ़ा था ना, वही साइंटिस्ट का नाम है Young's double slit experiment, ठीक है। How is it? It is like this. ओके, ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये एक सोर्स स्क्रीन है, सनलाइट यूज किया तो पैरेलल बीम ऑफ रेज होगी, है ना, या प्लेन वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। फिर इसको एक स्लिट से पास कराया तो ऑब्वियसली ये स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये स्लेट स्क्रीन है, इसमें ये दो स्लेट्स हैं, दोज आर वर्किंग एज ए टू सोर्स, ये दो सोर्स, फिर इन दो सोर्स से वेव निकली और ये वेव सुपरपोज कर रही है, और ये बहुत दूर एक स्क्रीन रखी है, बहुत दूर, दैट इज ये डिस्टेंस कुछ मीटर्स है और ये डिस्टेंस कुछ मिलीमीटर्स है, इस तरह से ये कुछ मिलीमीटर में है और वो मीटर में है, करेक्ट। ये इनके वेव फ्रंट्स हैं, राइट। द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट क्रेस्ट एंड द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रफ ऐसे आएगा, राइट। इफ यू विल सी दैट एट दिस पॉइंट दोनों क्रेस्ट दोनों ट्रफ मिल रहे हैं, है ना।
दोनों क्रेस्ट या दोनों ट्रफ आपस में मिलेंगे मीन्स वेव, वन वेव ओवर द अनदर वेव, तो व्हाट काइंड ऑफ सुपरपोजिशन विल बी कंस्ट्रक्टिव, और यहां पे मैक्सिमा बनेगा, दिस इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। इफ यू विल सी यहां पे एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ मिल रहा है, one crest one trough means both opposite, so they will cancel out. So at this point what we get is dark fringe, ठीक है। then फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिर bright, ठीक है। the center one is bright and ऊपर और नीचे alternative dark and bright fringes मिलती है, इनको हम fringes बोलते हैं, ठीक है। so that is what an experiment to show that interference exists लाइट के लिए, ठीक है। इंटरफेरेंस एग्जिस्ट, और ये बाकायदा प्रैक्टिकल फॉर्म में करके दिखाया जाता है, और जब हम थोड़ा हायर स्टडीज में होते हैं तो एक्सपेरिमेंट है ये सिलेबस में एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। अब इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में देखूं, तो बहुत सिंपल सा है। ये सोचो एक सोर्स ये, एक सोर्स ये स्क्रीन, सेंटर पे दोनों का पाथ डिफरेंस 0, दोनों का पाथ डिफरेंस 0, तो फेज डिफरेंस भी 0, तो कौन सा सुपरपोजिशन? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए लैम्डा, नैन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस कम हो गया, और ये डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया। और जब लैम्डा बाई 2 डिफरेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर चलो तो अभी ये और बढ़ेगा, ये और कम होगा, तो पाथ डिफरेंस और बढ़ गया, से लैम्डा हो गया, तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ये 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे जाते रहेंगे, एक पाथ लेंथ ज़्यादा होती जाएगी, एक पाथ लेंथ कम होती जाएगी, और उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। वो डिफरेंस जहाँ जहाँ लैम्डा के मल्टीपल में होगा वहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, और जहाँ जहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा वहाँ डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, राइट। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।